नमस्कार दोस्तों। आप सबने जालियांवाला बाग के बारे में तो जरूर सुना होगा। 1919 का वो अमृतसर, जब जमीन खून से लाल हो गई थी। अंग्रेजों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई और देखते ही देखते पूरा बाग लाशों से भर गया था। उस समय हमें ये तो पता था कि इसका दोषी कौन है, जनरल डायर। पर क्या आपको पता है कि आजाद भारत में भी एक जालियांवाला बाग हुआ था, जहां लोग आजादी के 8 महीने बाद अपने ही देश के गोलियों के शिकार हुए थे। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें आज तक नहीं पता कि उसका जनरल डायर कौन था। कहानी शुरू होती है उन दिनों से, जब छोटा नागपुर रीजन के अंदर 11 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। इन इलाकों में रह रहे लोगों की भाषा और संस्कृति लगभग एक जैसी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स वापस गए तो यहाँ स्टेट एजेंसी सिस्टम लागू होता है और उसके बाद इन रियासतों की भविष्य को तय करने का अधिकार केंद्र और प्रांतीय नेताओं के हाथ में चला जाता है। उस वक्त बिहार कांग्रेस के नेताओं के पास इन 11 रियासतों को बिहार का हिस्सा बना लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली और इसका फायदा ग्रेटर उड़ीसा के नेताओं ने भरपूर उठाया। उन्होंने बड़ी चालाकी से इन रियासतों को ओडिशा स्टेट एजेंसी का हिस्सा बना लिया। जब बात साफ हुई तो पता चला कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उठ रहे आदिवासी आंदोलन और उभरता हुआ झारखंड आंदोलन को कमजोर किया जा सके। बिहार के नेताओं को यह भी डर था कि अगर ये रियासतें बिहार का हिस्सा बन जाएं, तो आगे चल के झारखंड प्रदेश की डिमांड और भी मजबूत हो जाएगी। उड़िया नेताओं की निगाहें हमेशा से ही सिंहभूम के खनिज संपदा पर थी। जब उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया जा रहा था, उस समय भी वहां के नेताओं ने कोशिश किया कि सिंहभूम को उनके राज्य का हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन वहां के लोगों ने उसका विरोध करते हुए कहा कि हम अपना खून का हर एक कतरा बहा देंगे, लेकिन अपने जमीन का 1 इंच भी उड़ीसा को नहीं देंगे। इसी दौरान ओडिया नेताओं ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का नीति अपनाया। सोनुआ और उसके आसपास के इलाकों में स्कूल्स खोले। बच्चों को उसमें एडमिशन लेने के लिए ओडिया लैंग्वेज को अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता था। इसी क्रम में चक्रधरपुर सीट से बीके पानी को कांग्रेस अपना टिकट देती है। वह बीके पानी, जो कि उत्कल कांग्रेस का भी हिस्सा था और ग्रेटर ओडिशा के विचार का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, वहां के लोगों ने उसे बुरी तरह से हराया। और ऐसा कहा जाता है कि वह बीके पानी ही था जिसका खरसावां मैस्कर में एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आगे चल के उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। 1 जनवरी 1948, नया साल। आज खरसावां के हवाओं में खुशी का माहौल था, और हो भी क्यों ना। आज वो दिन था जब लोग अपने राज्य के भविष्य के बारे में बात करने वाले थे। जयपाल सिंह मुंडा, जो कि इस आंदोलन के सबसे बड़े लीडर थे, वे उन्हें संबोधित करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। किसी को नहीं पता क्यों। लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है कि अगर वो होते तो क्या इतना खून बहता। सुबह ओडिशा प्रशासन की अनुमति से लोगों ने पीसफुल प्रोसेशन निकाला। सब कुछ सामान्य था। दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक लोगों ने मीटिंग किया, और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद नेताओं ने लोगों को अपने घर जाने को कहा। ठीक 1 घंटे के बाद शाम 5 बजे मौत की बारिश होने लगी। ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू किया। करीब करीब आधे घंटे तक लगातार गोलियां चलाई गई। जो बच सके वो बच गए, और जो नहीं बचे वो वहीं ढेर हो गए। घर, पेड़, दीवारें, सब जगह गोलियों के निशान थे, और जमीन पर लाशों के ढेर। इस घटना में लगभग 2000 निर्दोष आदिवासी मारे गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वे सभी मारे गए। लगभग 1300 लोग घायल हुए। बर्बरता इतना देखिए कि जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया। उड़ीसा प्रशासन ने इसे छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया।
रात होते ही ट्रकों में लाशों को लाद कर जंगलों में ले जाया गया, कुछ को घने जंगलों में फेंक दिया गया ताकि जंगली जानवर उन्हें खा सके, और जो बच गए उन्हें मास ट्रेंसेज में दफन कर दिया गया। जो लोग घायल थे उन्हें रात भर ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया गया। बिहार सरकार ने एक मेडिकल टीम भेजी थी, इन लोगों ने उसे भी अलाउ नहीं किया। हेल्प न मिलने की वजह से बहुत सारे लोग जो घायल थे वो अपना दम तोड़ चुके थे। 3 जनवरी 1948 घटना के 2 दिन बाद एक कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन में एक छोटा सा खबर आता है जिसमें बताया जाता है कि इस इंसिडेंट में 35 लोगों की जान गई, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग था। सरकार इस न्यूज़ को छुपाने में सक्सेसफुल रही, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि ये घटना एक छोटे से प्रिंसली स्टेट्स खरसावां के आदिवासियों के साथ हुई थी। इस घटना की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, लेकिन न तो कोई रिपोर्ट पब्लिश हुआ, न ही किसी को दोषी ठहराया गया। सब कुछ बड़े सफाई से दबा दिया गया। हम आज तक नहीं जानते कि इस घटना का दोषी कौन था, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि झारखंड में रह रहे बहुत सारे लोग आज भी इस घटना के बारे में नहीं जानते, और जाने भी कैसे जब हमारी सरकारों ने ही इसे इतनी अहमियत नहीं दी, इतनी भी नहीं कि इसे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि जिस जमीन पर वो रहते हैं, जिसे वे अपना कहते हैं, जिस पर वो गर्व करते हैं, उसे पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई थी। ये वो कुर्बानियां थीं जो आगे चल के झारखंड को एक आजाद सांसें दी। सो मैं आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इतिहास चुप ना रहे। शेयर करें ताकि इस घटना को वो स्थान मिले जिसका वो सच में हकदार है, और शेयर इसलिए भी करें ताकि इस सच्चाई को जिंदा रखा जाए, और ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा। जय झारखंड, जय हिंद।